स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास में कक्षा 12वीं विषय राजनीति विज्ञान के अध्याय 2 ध्रुवीयता का अंत के बारे में पढ़ेंगे। शीत युद्ध के समय सरगर्म दौर में बर्लिन दीवार खड़ी की गई थी और यह दीवार शीत युद्ध का सबसे बड़ा प्रतीक थी। 1989 में पूर्वी जर्मनी की आम जनता ने इस दीवार को गिरा दिया। इस नाटकीय घटना के बाद और भी नाटकीय तथा ऐतिहासिक घटनाक्रम सामने आया। उसकी परिणति दूसरी दुनिया के पतन और शीत युद्ध की समाप्ति में हुई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद विभाजित हो चुके जर्मनी का एकीकरण हो गया। सोवियत संघ के खेमे में शामिल पूर्वी यूरोप के 8 देशों ने एक एक करके जनता के प्रदर्शनों को देखकर अपने साम्यवादी शासन को बदल डाला। शीत युद्ध के अंत के समय सोवियत संघ को यह सब चुपचाप देखते रहना पड़ा। ऐसा किसी सैन्य मजबूरी से नहीं, बल्कि आम जनता की सामूहिक कार्रवाई के दबाव के कारण हुआ। अंत में स्वयं सोवियत संघ का विघटन हो गया। इस अध्याय में हम दूसरी दुनिया के विघटन के आशय, कारण और परिणाम के बारे में चर्चा करेंगे। हम यह भी चर्चा करेंगे कि सोवियत शासन के पतन के दुनिया के इस हिस्से में क्या हुआ और अब इन देशों से भारत रिश्ते कैसे हैं। अब हम बर्लिन की दीवार के बारे में। बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। बर्लिन की दीवार पूंजीवादी दुनिया और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक थी। उन्नीस 1961 में बनी यह दीवार पश्चिमी बर्लिन को पूर्वी बर्लिन से अलग करती थी। 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी यह दीवार 28 वर्षों तक खड़ी रही और आखिरकार जनता ने इसे 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया। बर्लिन की दीवार को 1961 में बनाया गया था। 150 किलोमीटर से भी ज़्यादा लंबी यह दीवार 28 वर्षों तक खड़ी रही और आखिरकार जनता ने इसे 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया। बर्लिन की दीवार बनी थी 1961 में और जनता ने इसे 9 नवंबर 1989 को तोड़ दिया। यह दोनों जर्मनी के एकीकरण और साम्यवादी खेमे की समाप्ति की शुरुआत थी। यहाँ दिए गए चित्र इसी कथाक्रम को सामने रखते हैं। इस चित्र को थोड़ा धुंधला किया हुआ है। आप NCERT की बुक में देख सकते हैं। लोग दीवार में छोटा सा छेद कर रहे हैं। मुक्त आवागमन को संभव बनाने के लिए दीवार के एक हिस्से को गिरा दिया गया है। अब हम पढ़ेंगे कि सोवियत प्रणाली क्या थी। समाजवादी सोवियत गणराज्य रूस में हुई 1917 की समाजवादी क्रांति के बाद अस्तित्व में आया। समाजवादी सोवियत गणराज्य 1917 में रूस में जो समाजवादी क्रांति हुई उसके बाद अस्तित्व में आया। यह क्रांति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध में हुई थी और समाजवाद के आदर्शों और समतामूलक समाज की ज़रूरत से प्रेरित थी। समतामूलक समाज की ज़रूरत से प्रेरित थी। यह मानव इतिहास में निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने और समाज को समानता के सिद्धांत पर सचेत रूप से रचने की सबसे बड़ी कोशिश थी। ऐसा करने में सोवियत प्रणाली के निर्माताओं ने राज्य और पार्टी की संस्था को प्राथमिक महत्व दिया। यह मानव इतिहास में निजी संपत्ति की संस्था को समाप्त करने और समाज को समानता के सिद्धांत पर सचेत रूप से रचने की सबसे बड़ी कोशिश थी। ऐसा करने में सोवियत प्रणाली के निर्माताओं ने राज्य और पार्टी की संस्था को प्राथमिक महत्व दिया। सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी।
कौन सी पार्टी सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी थी? कम्युनिस्ट पार्टी। इसमें किसी अन्य राजनीतिक दल या विपक्ष के लिए जगह नहीं थी। अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध और राज्य के नियंत्रण में थी। सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, सोवियत प्रणाली में अर्थव्यवस्था योजनाबद्ध थी और राज्य के नियंत्रण में थी। इसमें किसी अन्य राजनीतिक दल या विपक्ष के लिए जगह नहीं थी। और सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कम्युनिस्ट पार्टी थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के अंकुश में आ गए। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के अंकुश में आ गए, उसके पक्ष में चले गए। सोवियत सेना ने इन्हें फासीवादी ताकतों के चंगुल से मुक्त कराया था। पूर्वी यूरोप के देशों को सोवियत सेना ने फासीवादी ताकतों के चंगुल से मुक्त कराया था। इन सभी देशों की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ की सामाजिक प्रणाली की तर्ज पर ढाला गया। सोवियत प्रणाली की तर्ज पर ढाला गया। इन्हें ही समाजवादी खेमे के देश या दूसरी दुनिया कहा जाता है। ध्यान दें सभी साथी, दूसरे विश्व युद्ध के बाद पूर्वी यूरोप के देश सोवियत संघ के अंकुश में आ गए। सोवियत सेना ने इन्हें फासीवादी ताकतों के चंगुल से मुक्त कराया था। इन सभी देशों की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ की समाजवादी प्रणाली की तर्ज पर ढाला गया। इन्हें ही समाजवादी खेमे के देश या दूसरी दुनिया कहा जाता है। इस खेमे का नेता समाजवादी सोवियत गणराज्य था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ महाशक्ति के रूप में उभरा था। अमेरिका को छोड़ दे तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था शेष विश्व की तुलना में कहीं ज़्यादा विकसित थी। अमेरिका को छोड़ दें तो सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था शेष विश्व की तुलना में कहीं ज़्यादा विकसित थी। सोवियत संघ की संचार प्रणाली बहुत उन्नत थी। उसके पास विशाल ऊर्जा संसाधन था, जिसमें खनिज तेल, लोहा और इस्पात तथा मशीनरी उत्पाद शामिल हैं। सोवियत संघ के दूर दराज के इलाके भी आवागमन की सुव्यवस्थित और विशाल प्रणाली के कारण आपस में जुड़े हुए थे। सोवियत संघ का घरेलू उपभोक्ता उद्योग भी बहुत उन्नत था। सोवियत संघ का घरेलू उपभोक्ता उद्योग भी बहुत उन्नत था और पिन से लेकर कार तक सभी चीज़ों का उत्पादन वहाँ होता था। हालांकि सोवियत संघ के उपभोक्ता उद्योग में बनने वाली वस्तुएं गुणवत्ता के लिहाज से पश्चिमी देशों के स्तर की नहीं थीं, लेकिन सोवियत संघ की सरकार ने अपने सभी नागरिकों के लिए एक न्यूनतम जीवन स्तर उपलब्ध सुनिश्चित कर दिया था। सरकार बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें मसलन स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षा, बच्चों की देखभाल तथा लोक कल्याण की अन्य चीज़ें रियायती दर पर मुहैया कराती थी। बेरोजगारी नहीं थी। मिल्कियत का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व था। सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, मिल्कियत का प्रमुख रूप राज्य का स्वामित्व था तथा भूमि और अन्य उत्पादक संपदाओं पर स्वामित्व होने के अलावा नियंत्रण भी राज्य का ही था। ये थी सोवियत प्रणाली। बहरहाल सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया। यह प्रणाली सत्तावादी होती चली गई। सोवियत प्रणाली पर नौकरशाही का शिकंजा कसता चला गया और यह प्रणाली सत्तावादी होती गई और नागरिकों का जीवन कठिन होता चला गया। लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं होने के कारण लोग अपनी असहमति अक्सर चुटकुलों और कार्टूनों व्यक्त करते थे। बाद में यही बातें सोवियत संघ के विघटन का कारण भी बनेगी। सोवियत संघ की अधिकांश संस्थाओं में सुधार की जरूरत थी। सोवियत संघ में एक दल यानी कम्युनिस्ट पार्टी का शासन था और इस दल का सभी संस्थाओं पर गहरा अंकुश था। यह दल जनता के प्रति जवाबदेह नहीं था। जनता ने अपनी संस्कृति और बाकी मामलों की साज संभाल अपने आप करने के लिए 15 गणराज्यों को आपस में मिलाकर सोवियत संघ बनाया था। जनता ने अपनी संस्कृति और बाकी मामलों की साज संभाल अपने आप करने के लिए 15 गणराज्यों को आपस में मिलाकर सोवियत संघ बनाया था, लेकिन पार्टी ने जनता की इस इच्छा को पहचानने से इनकार कर दिया। हालांकि
सोवियत संघ के नक्शे में रूस संघ के 15 गणराज्यों में से एक था, लेकिन वास्तव में रूस का हर मामले में प्रभुत्व था। अन्य क्षेत्रों की जनता अक्सर उपेक्षित और दमित महसूस करती थी। सोवियत संघ में केवल एक ही पार्टी थी, साम्यवादी पार्टी, और सोवियत संघ के 15 गणराज्यों में से रूस भी एक था, लेकिन वास्तव में रूस का हर मामले में प्रभुत्व था। अन्य क्षेत्रों की जनता अक्सर उपेक्षित और दमित महसूस करती थी। हथियारों की होड़ में सोवियत संघ ने समय समय पर अमेरिका को बराबर की टक्कर दी, लेकिन उसे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी। सोवियत संघ प्रौद्योगिकी और बुनियादी ढांचे, मसलन परिवहन और ऊर्जा, ये बुनियादी ढांचे हैं, के मामले में पश्चिमी देशों की तुलना में पीछे रह गया। सोवियत संघ प्रौद्योगिकी, टेक्नोलॉजी और बुनियादी ढांचे जैसे परिवहन और ऊर्जा के मामले में पश्चिमी देशों की तुलना में पीछे रह गया, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह थी कि सोवियत संघ अपने नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सका। सोवियत संघ अपने नागरिकों की राजनीतिक और आर्थिक आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सका। सोवियत संघ ने 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया। सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में कब हस्तक्षेप किया? 1979 में। इससे सोवियत संघ की व्यवस्था और भी कमज़ोर हुई। सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे कि सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप कब किया था? 1979 में। इससे सोवियत संघ की व्यवस्था और भी कमज़ोर हुई। हालांकि सोवियत संघ में लोगों का पारिश्रमिक लगातार बढ़ा, लेकिन उत्पादकता और प्रौद्योगिकी के मामले में वह पश्चिम के देशों से बहुत पीछे छूट गया। इससे हर तरह की उपभोक्ता वस्तु की कमी हो गई। खाद्यान्न का आयात साल दर साल बढ़ता गया। 1970 के दशक के अंतिम वर्षों में यह व्यवस्था लड़खड़ा रही थी और अंततः ठहर सी गई। गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन। गोर्बाचेव और सोवियत संघ का विघटन, सोवियत संघ का टूट जाना। मिखाइल गोर्बाचेव ने इस व्यवस्था को सुधारना चाहा। वे 1980 के दशक के मध्य में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने थे। शुरू में मिखाइल गोर्बाचेव 1980 के दशक के मध्य में सोवियत संघ की कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव बने। पश्चिम के देशों में सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में क्रांति हो रही थी और सोवियत संघ को इसकी बराबरी में लाने के लिए सुधार जरूरी हो गए थे। गोर्बाचेव ने पश्चिम के देशों के साथ संबंधों को सामान्य बनाने, सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने और वहां सुधार करने का फैसला किया। इस फैसले की कुछ ऐसी भी परिणतियां रहीं जिनका किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था। ये जो सुधार गोर्बाचेव करना चाह रहे थे, उसकी परिणतियां ऐसी रहीं जिसका रिजल्ट ऐसा रहा जिनका किसी को कोई अंदाज़ा नहीं था। पूर्वी यूरोप के देश सोवियत खेमे के हिस्से थे। पूर्वी यूरोप के देश थे जो, वो सोवियत खेमे के हिस्से थे। यूरोप का कौन सा हिस्सा? पूर्वी यूरोप। इन देशों की जनता ने, पूर्वी यूरोप के देशों की जनता ने अपनी सरकारों और सोवियत नियंत्रण का विरोध करना शुरू कर दिया। गोर्बाचेव के शासक रहते सोवियत संघ ने ऐसी गड़बड़ियों में उस तरह का हस्तक्षेप नहीं किया जैसा अतीत में होता था। पूर्वी यूरोप की साम्यवादी सरकारें एक के बाद एक गिर गईं। पूर्वी यूरोप के देशों की साम्यवादी सरकारें एक के बाद एक गिर गई थीं। सोवियत संघ के बाहर हो रहे इन परिवर्तनों के साथ साथ अंदर भी संकट गहराता जा रहा था और इससे सोवियत संघ के विघटन की गति और तेज हुई। सोवियत संघ के टूटने की गति और भी तेज हुई। गोर्बाचेव ने देश के अंदर आर्थिक राजनीतिक सुधारों और
लोकतंत्रीकरण की नीति चलाई। इन सुधार नीतियों का कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं द्वारा विरोध किया गया। जो गोर्बाचेव ने देश के अंदर आर्थिक राजनीतिक सुधारों और लोकतंत्रीकरण की नीति चलाई, इन सुधार नीतियों का कम्युनिस्ट पार्टी के नेताओं द्वारा विरोध किया गया। 1991 में एक तख्ता पलट भी हुआ। कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़े गर्मपंथियों ने इसे बढ़ावा दिया था। 1991 में जो तख्ता पलट हुआ था, नेता को बदलने की जो कोशिश की गई थी, उसमें गर्मपंथियों ने उसको, कम्युनिस्ट से जुड़े गर्मपंथियों ने उसे बढ़ावा दिया था तख्ता पलट में। तब तक जनता को स्वतंत्रता का स्वाद मिल चुका था और वे कम्युनिस्ट पार्टी के पुरानी रंगत वाले शासन में नहीं जाना चाहते थे। येल्त्सिन ने इस तख्ता पलट के विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे नायक की तरह उभरे। बोरिस येल्त्सिन ने इस तख्ता पलट के विरोध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे एक नायक की तरह उभरे। रूसी गणराज्य ने, जहां बोरिस येल्त्सिन ने आम चुनाव जीता था, केंद्रीकृत नियंत्रण को मानने से इनकार कर दिया। रूसी गणराज्य ने, जहां बोरिस येल्त्सिन ने आम चुनाव जीता था, केंद्रीकृत नियंत्रण को मानने से इनकार कर दिया। सत्ता मास्को से गणराज्यों की तरफ खिसकने लगी। ऐसा खासकर सोवियत संघ के उन भागों में हुआ जो ज़्यादा यूरोपीकृत थे और अपने आप को संप्रभु राज्य मानते थे। आश्चर्यजनक तौर पर मध्य एशियाई गणराज्यों ने अपने लिए स्वतंत्रता की मांग नहीं की, वे सोवियत संघ के साथ ही रहना चाहते थे। अब अभी सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, जो मध्य एशियाई गणराज्य जो सोवियत संघ में शामिल थे, वे आश्चर्यजनक तौर पर मध्य एशियाई गणराज्यों ने अपने लिए स्वतंत्रता की मांग नहीं की, वे सोवियत संघ के साथ ही रहना चाहते थे। सन 1991 के दिसंबर में येल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की। 1991 के दिसंबर में येल्त्सिन के नेतृत्व में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य, ध्यान देंगे कि बोरिस येल्त्सिन के नेतृत्व में दिसंबर 1991 में सोवियत संघ के 3 बड़े गणराज्य रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा की। अभी फिलहाल रूस और यूक्रेन का युद्ध चल रहा है। कम्युनिस्ट पार्टी प्रतिबंधित हो गई और पूर्ववर्ती सोवियत गणराज्यों, कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो प्रतिबंधित कर दी गई थी, उस पर रोक लगा दी गई थी और पूर्ववर्ती सोवियत गणराज्यों, पूर्ववर्ती सोवियत गणराज्यों ने पूंजीवाद तथा लोकतंत्र को अपना आधार बनाया। साम्यवादी सोवियत गणराज्य के विघटन की घोषणा, साम्यवादी सोवियत गणराज्य के विघटन की घोषणा और स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स, स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल का गठन बाकी गणराज्यों, खासकर मध्य एशियाई गणराज्यों के लिए बहुत आश्चर्यचकित करने वाला था। ये गणराज्य अभी स्वतंत्र राज्यों के राष्ट्रकुल से बाहर थे। इस मुद्दे को तुरंत हल कर लिया गया। इन्हें राष्ट्रकुल का संस्थापक सदस्य बनाया गया। रूस को सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य स्वीकार किया गया। तो प्रश्न बनेगा कि सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य किसे स्वीकार किया गया? रूस को। रूस को सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की सीट मिली। सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ की सीट किसको मिली थी? रूस को। सोवियत संघ ने जो अंतर्राष्ट्रीय करार और संधियां की थी उन सब को निभाने का जिम्मा रूस का था। सोवियत संघ के विघटन के बाद के समय में पूर्ववर्ती गणराज्यों के बीच एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न देश का दर्जा रूस को मिला। एकमात्र परमाणु शक्ति संपन्न देश उनमें से रूस था। उसने अमेरिका के साथ परमाणु निरस्त्रीकरण की दिशा में कुछ कदम भी उठाए। सोवियत संघ अब नहीं रहा, वह दफन हो चुका था। सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ? सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ?
सभी स्टूडेंट्स एक बार इधर ध्यान देंगे। कम्युनिस्ट पार्टी का एक अधिकारी मॉस्को से रवाना हुआ और सामूहिक खेती के एक फार्म पर आलू की पैदावार को दर्ज करने के लिए पहुंचा। कम्युनिस्ट पार्टी के एक अधिकारी मॉस्को से रवाना हुआ और सामूहिक खेती के एक फार्म पर आलू की पैदावार को दर्ज करने के लिए पहुंचा। सोवियत संघ में निजी कुछ भी नहीं था, निजी संपत्ति रखने का अधिकार नहीं था। किसान साथी, इस साल की पैदावार कैसी रही? अधिकारी ने पूछा। ईश्वर की कृपा से आलू के पहाड़ लग रहे हैं, किसान ने बताया। लेकिन ईश्वर तो होता नहीं, अधिकारी ने उसकी बात काटी। तो फिर आलू के पहाड़ भी नहीं होते, किसान ने जवाब दिया। निकिता क्रुश्चेव, सोवियत संघ के नेता, 1894 से 1971। सोवियत संघ के राष्ट्रपति रहे 1953 से 1964 तक। निकिता क्रुश्चेव 1953 से 1964 तक सोवियत संघ के राष्ट्रपति रहे। ये स्टालिन की नेतृत्व शैली के आलोचक थे और 1956 में कुछ सुधार लागू किए। पश्चिम के साथ शांतिपूर्ण सह अस्तित्व का सुझाव दिया। हंगरी के जनविद्रोह के दमन और क्यूबा के मिसाइल संकट में शामिल थे। जब शीत युद्ध के दौर में क्यूबा का मिसाइल संकट हुआ था, तब राष्ट्रपति मिखाइल क्रुश्चेव थे। अब पढ़ते हैं, सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ? विश्व की दूसरी सबसे बड़ी महाशक्ति अचानक कैसे बिखर गई? सिर्फ सोवियत संघ और साम्यवाद के अंत को समझने के लिए ही यह सवाल पूछना जरूरी नहीं। यह सवाल किसी भी राजनीतिक व्यवस्था के पतन को समझने के लिए जरूरी है, क्योंकि सोवियत संघ के रूप में ना तो कोई राज्य व्यवस्था पहली बार टूटी है और न ही आखिरी बार। सोवियत संघ के विघटन के कुछ विशेष कारण जरूर हो सकते हैं, लेकिन इस मामले से हम एक सर्वसामान्य सबक सीख सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सोवियत संघ की राजनीतिक आर्थिक संस्थाएं अंदरूनी कमजोरी के कारण लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकी थीं। सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे कि सोवियत संघ की जो राजनीतिक और आर्थिक संस्थाएं थीं, अंदरूनी कमजोरी के कारण लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकीं। यही सोवियत संघ के पतन का कारण रहा। कई सालों तक अर्थव्यवस्था गतिरोध रही, यानी रुकी रही। इससे उपभोक्ता वस्तुओं की बड़ी कमी हो गई और सोवियत संघ की आबादी का एक बड़ा हिस्सा अपनी राज्य व्यवस्था को शक नज़र से देखने लगा, उस पर खुलेआम सवाल खड़े करने शुरू कर दिए। यह व्यवस्था इतनी कमज़ोर कैसे हुई और अर्थव्यवस्था में गतिरोध क्यों आया? सोवियत संघ की यह व्यवस्था इतनी कमज़ोर कैसे हुई और अर्थव्यवस्था में गतिरोध क्यों आया? इसका उत्तर काफ़ी हद तक साफ है। अर्थव्यवस्था में गतिरोध, बहुत से स्टूडेंट्स समझ नहीं पाते, बार बार पूछते हैं। अर्थव्यवस्था में गतिरोध यानी रुकावट से समझ सकते हैं। इस सिलसिले में एक बात एकदम स्पष्ट है कि सोवियत संघ ने अपने संसाधनों का अधिकांश परमाणु हथियार और सैन्य साजो सामान पर लगाया था। यानी कि सोवियत संघ ने अपने संसाधन जो थे उसके पास, उसका ज़्यादातर हिस्सा परमाणु हथियार और सैन्य साजो सामान पर लगाया। उसने अपने संसाधन पूर्वी यूरोप के अपने पिछलग्गू देशों के विकास पर भी खर्च किए। ध्यान देना, सोवियत संघ में मध्य एशिया और पूर्वी यूरोप के देश शामिल थे। सोवियत संघ ने अपने संसाधन पूर्वी यूरोप के अपने पिछलग्गू देशों के विकास पर भी खर्च किए ताकि वे सोवियत नियंत्रण में बने रहें। इससे सोवियत संघ पर गहरा आर्थिक दबाव बना और सोवियत व्यवस्था इसका सामना नहीं कर सकी। इसी के साथ एक और बात हुई। पश्चिमी मुल्कों की तरक्की के बारे में सोवियत संघ के आम नागरिकों की जानकारी बढ़ी। यानी पश्चिमी मुल्क जो तरक्की कर रहे थे, आर्थिक तरक्की, उसके बारे में सोवियत संघ के आम नागरिकों की जानकारी बढ़ी। वे अपनी राज्य व्यवस्था और पश्चिमी देशों की राज्य व्यवस्था के बीच मौजूद अंतर भांप सकते थे। सालों से इन लोगों को बताया जा रहा था कि सोवियत राज्य व्यवस्था पश्चिम के पूंजीवाद से बेहतर है। सालों से इनको क्या बताया जा रहा था कि सोवियत राज्य व्यवस्था पश्चिम की पूंजीवाद से बेहतर है।
लेकिन सच्चाई यह थी कि सोवियत संघ पिछड़ चुका था और अपने पिछड़ेपन की पहचान से लोगों को राजनीतिक मनोवैज्ञानिक रूप से धक्का लगा। सोवियत संघ प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से गतिरुद्ध हो चुका था। सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 सालों तक शासन किया। सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे कि सोवियत संघ प्रशासनिक और राजनीतिक रूप से गतिरुद्ध हो चुका था, यानी आगे नहीं बढ़ रहा था। सोवियत संघ पर कम्युनिस्ट पार्टी ने 70 सालों तक शासन किया और यह पार्टी अब जनता के प्रति जवाबदेह नहीं रह गई थी। जनता के प्रति अब यह पार्टी जवाबदेह नहीं रह गई थी। गतिरुद्ध प्रशासन, भारी भ्रष्टाचार और अपनी गलतियों को सुधारने में व्यवस्था की एक क्षमता कमजोरी, शासन में ज़्यादा खुलापन लाने के प्रति अनिच्छा, यानी वो शासन में ज़्यादा खुलापन लाने के प्रति अनिच्छुक थे, और देश की विशालता के बावजूद सत्ता का केंद्रीकृत होना। इन सारी बातों के कारण आम जनता अलग थलग पड़ गई। इससे भी बुरी बात यह थी कि पार्टी के अधिकारियों को आम नागरिक से ज़्यादा विशेषाधिकार मिले हुए थे। पार्टी के अधिकारियों को आम नागरिकों से ज़्यादा बहुत से अधिकार मिले हुए थे। लोग अपने को राज व्यवस्था और शासकों से जोड़कर नहीं देख पा रहे थे और सरकार का जनाधार खिसकता चला गया। मिखाइल गोर्बाचेव के सुधारों में इन दोनों समस्याओं के समाधान का वादा था। गोर्बाचेव ने अर्थव्यवस्था को सुधारने, पश्चिम की बराबरी पर लाने और प्रशासनिक ढांचे में ढील देने का वायदा किया। गोर्बाचेव तो रोग का ठीक निदान कर रहे थे, यानी गोर्बाचेव रोग का ठीक निदान कर रहे थे और सुधारों को लागू करने का उनका प्रयास भी ठीक था। ऐसे में आपको आश्चर्य हो सकता है कि फिर सोवियत संघ टूटा क्यों। इस बिंदु पर आकर उत्तर ज़्यादा विवाद हो जाते हैं। इस प्रश्न पर आकर उत्तर ज़्यादा विवादित हो जाते हैं। इस स्थिति को हमें आगे के इतिहासकार शायद ज़्यादा बेहतर ढंग से समझा पाएँ। सबसे सटीक उत्तर तो यह जान पड़ता है कि जब गोर्बाचेव ने सुधारों को लागू किया और व्यवस्था में ढील दी तो लोगों की आकांक्षाओं अपेक्षाओं का ऐसा ज्वार उमड़ा जिसका अनुमान शायद ही कि कोई लगा सकता था। जब गोर्बाचेव ने सुधारों को लागू किया और व्यवस्था में ढील दी तो लोगों की आकांक्षाओं अपेक्षाओं का ऐसा ज्वार उमड़ा जिसका अनुमान शायद ही कोई लगा सकता था। इस पर काबू पाना एक अर्थ में असंभव हो गया। सोवियत संघ में जनता के एक तबके की सोच यह थी कि गोर्बाचेव को ज़्यादा तेज गति से कदम उठाने चाहिए। ये लोग उनकी कार्य पद्धति से धीरज खो बैठे और निराश हो गए। इन लोगों ने जैसा सोचा था वैसा फ़ायदा उन्हें नहीं हुआ। यह संभव है उन्हें बहुत धीमी गति से फ़ायदा हो रहा हो। जनता के एक हिस्से, खासकर कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य और वे लोग जो सोवियत व्यवस्था से फायदे में थे, के विचार ठीक इसके विपरीत थे। इनका कहना था कि हमारी सत्ता और विशेष अधिकार अब खत्म हो रहे हैं और गोर्बाचेव बहुत जल्दबाजी दिखा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सत्ता और विशेष अधिकार अब कम हो रहे हैं और गोर्बाचेव अब बहुत जल्दबाजी दिखा रहे हैं। इस खींचतान में गोर्बाचेव का समर्थन हर तरफ से जाता रहा और जनमत आपस में बंट गया। जो लोग उनके साथ थे उनका भी मोह भंग हुआ। ऐसे लोगों ने सोचा कि गोर्बाचेव खुद अपनी ही नीतियों का ठीक तरह से बचाव नहीं कर पा रहे हैं। इन सारी बातों के बावजूद संभवतः सोवियत संघ का विघटन न होता, लेकिन एक घटना ने अधिकांश पर्यवेक्षकों को चौंकाया और सोवियत व्यवस्था के अंदर के लोग भी इससे दंग रह गए। यह घटना थी राष्ट्रवादी भावना और संप्रभुता की इच्छा के उभार की। यह घटना थी राष्ट्रवादी भावनाओं और संप्रभुता की इच्छा के उभार की। रूस और बाल्टिक गणराज्य एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया, यूक्रेन और जॉर्जिया जैसे बाल्टिक गणराज्य, एस्टोनिया, लताविया और लिथुआनिया, ये बाल्टिक गणराज्य थे, और यूक्रेन और जॉर्जिया जैसे
यूक्रेन और जॉर्जिया जैसे सोवियत संघ के विभिन्न गणराज्य इस उभार में शामिल थे। राष्ट्रीयता और संप्रभुता के भावों का उभार सोवियत संघ के विघटन का अंतिम और सर्वाधिक तात्कालिक कारण सिद्ध हुआ। राष्ट्रीयता और संप्रभुता के भावों का उभार सोवियत संघ के विघटन का अंतिम और सर्वाधिक तात्कालिक कारण सिद्ध हुआ। इस मसले पर भी अलग अलग राय मिलती है। एक विचार तो यह है कि राष्ट्रीयता की भावना और तड़प सोवियत संघ के समूचे इतिहास में कहीं न कहीं जारी थी और चाहे सुधार होते या ना होते, सोवियत संघ में अंदरूनी संघर्ष तो होना ही था। खैर, ये तो इतिहास की अनिवार्यता के बारे में अनुमान लगाना हुआ, लेकिन सोवियत संघ के आकार, विविधता तथा इसकी बढ़ती हुई आंतरिक समस्याओं को देखते हुए ऐसा सोचना असंगत भी नहीं है। कुछ अन्य लोग सोचते हैं कि गोर्बाचेव के सुधारों ने राष्ट्रवादियों के असंतोष को इस सीमा तक भड़काया कि उस पर शासकों का नियंत्रण नहीं रहा। जो गोर्बाचेव सुधार लेकर आए थे, उससे राष्ट्रवादियों का असंतोष इस सीमा तक भड़का कि उस पर शासकों का नियंत्रण नहीं रहा। विडंबना यह है कि शीत युद्ध के दौरान बहुत से लोग सोचते थे कि सोवियत संघ के मध्य एशियाई गणराज्यों में राष्ट्रवादी आकांक्षा का उभार सबसे दमदार होगा, क्योंकि ये गणराज्य रूस से धार्मिक और नस्ली लिहाज से अलग और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे। लोग सोचते थे कि सोवियत संघ के मध्य एशियाई गणराज्यों में राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का उभार सबसे दमदार होगा, क्योंकि ये गणराज्य रूस से धार्मिक और नस्ली लिहाज से अलग और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे। धार्मिक और नस्ली लिहाज से अलग और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए थे। लेकिन हुआ यह कि सोवियत संघ के प्रति राष्ट्रवादी असंतोष यूरोपीय अपेक्षाकृत समृद्ध गणराज्यों और अपेक्षाकृत समृद्ध गणराज्यों रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया और बाल्टिक क्षेत्र में सबसे प्रबल नजर आया। उम्मीद की जा रही थी कि मध्य एशिया के देशों में यह राष्ट्रवाद सामने आएगा, लेकिन यह रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया और बाल्टिक क्षेत्र में सबसे प्रबल नजर आया। यहाँ के आम लोग अपने को मध्य एशियाई गणराज्यों के लोगों से अलग अलग महसूस कर रहे थे। इनका आपस में भी अलगाव था। इन गणराज्यों के लोगों में यह भाव घर कर गया कि ज़्यादा पिछड़े इलाकों को सोवियत संघ में शामिल रखने की उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। विघटन की परिणतियाँ। सोवियत संघ की दूसरी दुनिया। इससे पहले हम सोवियत संघ के नेता बोरिस येल्त्सिन, यह तस्वीर बोरिस येल्त्सिन की है। सोवियत संघ के नेता बोरिस येल्त्सिन, जिनका जन्म 1931 में हुआ, रूस के पहले चुने हुए राष्ट्रपति 1991 से 1999। कम्युनिस्ट पार्टी में सत्ता केंद्र तक पहुँचे। गोर्बाचेव द्वारा मॉस्को के मेयर बनाए गए। बाद में गोर्बाचेव के आलोचकों में शामिल और कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा दिया। गोर्बाचेव द्वारा मॉस्को के मेयर बनाए गए, बाद में गोर्बाचेव के आलोचकों में शामिल हुए और कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा दिया। 1991 में सोवियत संघ के शासन के खिलाफ विरोध का नेतृत्व किया। सोवियत संघ के विघटन में केंद्रीय भूमिका निभाई। साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण के दौरान रूसी लोगों को हुए कष्ट के लिए जिम्मेदार ठहराया। यह तस्वीर बोरिस येल्त्सिन की है, जो रूस के पहले चुने हुए राष्ट्रपति थे। बोरिस येल्त्सिन। सभी स्टूडेंट्स यह तस्वीर पहचानें। सोवियत संघ के विघटन की परिणतियाँ।
सोवियत संघ की दूसरी दुनिया और पूर्वी यूरोप की समाजवादी व्यवस्था के पतन के परिणाम विश्व राजनीति के लिहाज से गंभीर रहे। इससे मोटे तौर पर 3 प्रकार के दूरगामी परिवर्तन हुए। हर परिवर्तन के बहुत सारे प्रभाव हुए। उन सभी प्रभावों को यहाँ सूचीबद्ध करना उचित नहीं होगा। अव्वल तो दूसरी दुनिया के पतन का एक परिणाम शीत युद्ध के दौर के संघर्ष की समाप्ति में हुआ। दूसरी दुनिया के पतन का एक परिणाम शीत युद्ध के दौर के संघर्ष की समाप्ति में हुआ। समाजवादी प्रणाली पूंजीवादी प्रणाली को पछाड़ पाएगी या नहीं, यह विचारधारात्मक विवाद अब कोई मुद्दा नहीं रहा। समाजवादी प्रणाली पूंजीवादी प्रणाली को पछाड़ पाएगी या नहीं, यह विचारधारात्मक विवाद अब कोई मुद्दा नहीं रहा। शीत युद्ध के इस विवाद ने दोनों गुटों की सेनाओं को उलझाया था। हथियारों की तेज होड़ शुरू हुई थी। परमाणु हथियारों के संचय को बढ़ावा दिया था और विश्व को सैन्य गुटों में बांटा था। शीत युद्ध के समाप्त होने से हथियारों की होड़ भी समाप्त हो गई थी और एक नई शांति की संभावना का जन्म हुआ था। अब एक ही महाशक्ति अमेरिका रह गया था। शीत युद्ध के समाप्त होने से हथियारों की होड़ भी समाप्त हो गई। जैसे सोवियत संघ का जैसे ही विघटन हुआ तो दुनिया जो 2 खेमों में बटी हुई थी, उसमें से एक खेमा अब धराशायी हो चुका था। अब बस पूंजीवादी देश जो थे, पश्चिमी देश जो थे, वो उनमें खासकर अमेरिका जो एक बहुत बड़ी महाशक्ति बनकर उभरा, एक अकेला ही देश था जो महाशक्ति था। दूसरा यह है कि विश्व राजनीति में शक्ति संबंध बदल गए थे और इस कारण विचारों और संस्थाओं के अपेक्षित प्रभाव में भी बदलाव आया था। जब विश्व राजनीति में शक्ति संबंध बदल गए सोवियत संघ के विघटन के बाद, और इस कारण विचारों और संस्थाओं के अपेक्षित प्रभाव में भी बदलाव आया। शीत युद्ध के अंत के समय केवल 2 संभावनाएं थी, या तो बची हुई महाशक्ति का दबदबा रहेगा और एक ध्रुवीय विश्व बनेगा, क्योंकि दूसरा ध्रुव तो खत्म हो चुका था, तो एक ध्रुवीय विश्व बनेगा, या फिर कई देश अथवा देशों के अलग अलग समूह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण मोहरे बनकर उभरेंगे। देशों के अलग अलग समूह या फिर कई देश अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में महत्वपूर्ण मोहरे बनकर उभरेंगे और इस तरह बहुध्रुवीय विश्व बनेगा जहाँ किसी एक देश का बोलबाला नहीं होगा। हुआ यह कि अमेरिका अकेली महाशक्ति बन बैठा। अमेरिका की ताकत और प्रतिष्ठा की सह पाने से अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभुत्वशाली अर्थव्यवस्था है। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसी संस्थाएं देशों की ताकतवर सलाहकार बन गईं। कौन सी 2 संस्थाएं? विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ये दोनों संस्थाएं देशों की ताकतवर सलाहकार बन गईं, क्योंकि इन देशों को पूंजीवाद की ओर कदम बढ़ाने के लिए इन संस्थाओं ने कर्ज दिया है। राजनीतिक रूप से उदारवादी लोकतंत्र राजनीतिक जीवन को सूत्रबद्ध करने की सर्वश्रेष्ठ धारणा के रूप में उभरा है। तीसरी बात यह है कि सोवियत खेमे के अंत का एक अर्थ था नए देशों का उदय। सोवियत खेमे के अंत का एक अर्थ था कि नए देशों का उदय। इन सभी देशों की स्वतंत्र पहचान और पसंद है। इनमें से कुछ देश, खासकर बाल्टिक और पूर्वी यूरोप के देश, यूरोपीय संघ से जुड़ना और उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो का हिस्सा बनना चाहते थे। इनमें से कुछ देश, खासकर बाल्टिक देश और पूर्वी यूरोप के देश, यूरोपीय संघ से जुड़ना चाहते थे और नाटो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो का हिस्सा बनना चाहते थे। मध्य एशियाई देश अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति का फ़ायदा मध्य एशियाई देश अपनी विशिष्ट भौगोलिक स्थिति का फ़ायदा उठाना चाहते थे। इन देशों ने रूस के साथ अपने मजबूत रिश्ते को जारी रखा और पश्चिमी देशों अमेरिका, चीन और अन्य देशों के साथ संबंध बनाए। मध्य एशिया के देशों ने
जो वो अपनी भौगोलिक स्थिति का फ़ायदा उठाना चाहते थे, इन देशों ने रूस के साथ, कौन से देशों ने, मध्य एशियाई देशों ने रूस के साथ अपने मजबूत रिश्ते को जारी रखा और पश्चिमी देशों अमेरिका, चीन और अन्य देशों के साथ संबंध बनाए। इस तरह अंतर्राष्ट्रीय फलक पर कई नए खिलाड़ी सामने आए। हर एक के हित, पहचान और आर्थिक राजनीतिक समस्याएं अलग अलग थीं। आगे इन्हीं मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। अब हम पढ़ेंगे साम्यवादी शासन के बाद शॉक थेरेपी। साम्यवाद के पतन के बाद पूर्व सोवियत संघ के गणराज्य एक सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था तक के, कौन सी व्यवस्था से, सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था तक कष्टप्रद संक्रमण से होकर गुजरे। सभी साथी ध्यान देंगे। सोवियत संघ के गणराज्य एक सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था तक के कष्टप्रद संक्रमण से होकर गुजरे। रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवाद की ओर संक्रमण का एक खास मॉडल अपनाया गया। रूस, मध्य एशिया के गणराज्य और पूर्वी यूरोप के देशों में पूंजीवाद की ओर संक्रमण का एक खास मॉडल अपनाया गया था, यानी वो समाजवाद से पूंजीवाद में बदलाव कर रहे थे। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित इस मॉडल को शॉक थेरेपी, यानी आघात पहुंचाकर, चोट पहुंचाकर या आघात पहुंचाकर उपचार करना कहा गया। शॉक थेरेपी कहा गया, जो समाजवाद से पूंजीवाद की तरफ जो संक्रमण था उसे शॉक थेरेपी नाम दिया गया और इस मॉडल को निर्देशित किया था विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे कि शॉक थेरेपी जो आघात पहुंचाकर उपचार करना कहा जाता है, जिसे उस मॉडल को निर्देशित किसने किया था? शॉक थेरेपी के मॉडल को विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने। भूतपूर्व दूसरी दुनिया के देशों में शॉक थेरेपी की गति और गहनता अलग अलग रही। जो दूसरी दुनिया के देश थे उनमें शॉक थेरेपी की गति और गहनता अलग अलग रही। पूर्वी यूरोप के जो देश थे, दूसरी दुनिया के देशों में शॉक थेरेपी की गति और गहनता अलग अलग रही, लेकिन इसकी दिशा और चरित्र बड़ी सीमा तक एक जैसे थे। हर देश को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर पूरी तरह मुड़ना था, यानी हर देश को जो समाजवादी विचारधारा पर चल रही थी, जिसकी अर्थव्यवस्था राज्य नियंत्रित थी, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था, वो देश अब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर पूरी तरह मुड़ना था उनको। इसका मतलब था सोवियत संघ के दौर की हर संरचना से पूरी तरह निजात पाना, यानी सोवियत संघ के दौर की हर संरचना जो थी, जो बनावट थी, जो तरीका, जो शैली थी, उससे पूरी तरह निजात पाना। शॉक थेरेपी की सर्वोपरि मान्यता थी कि मिल्कियत का सबसे प्रभावी रूप निजी स्वामित्व होगा, यानी जो मिल्कियत राज्य नियंत्रित थी, अब उसका वो प्रभावी रूप से उसका मिल्कियत जो है वो निजी स्वामित्व के हाथों में होगी। इसके अंतर्गत राज्य की संपदा के निजीकरण और व्यावसायिक स्वामित्व के ढांचे को तुरंत अपनाने की बात शामिल थी। सामूहिक फार्म को निजी फार्म में बदला गया। तीसरा पॉइंट, सभी स्टूडेंट्स ध्यान देंगे, सामूहिक फार्म को निजी फार्म में बदला गया और जो मिल्कियत जो राज नियंत्रित थी उसको निजी हाथों में सौंपा गया। सामूहिक फार्म को निजी फार्म में बदला गया और पूंजीवादी पद्धति से खेती शुरू हुई। खेती अब कौन सी पद्धति से शुरू हुई, किस शैली से शुरू हुई? पूंजीवादी पद्धति से। इस संक्रमण में, इस बदलाव में राज्य नियंत्रित समाजवाद या पूंजीवाद के अतिरिक्त किसी भी वैकल्पिक व्यवस्था या तीसरे रुख को मंजूर नहीं किया गया। शॉक थेरेपी से इन अर्थव्यवस्थाओं के बाहरी व्यवस्थाओं के प्रति रुझान बुनियादी तौर पर बदल गए। शॉक थेरेपी से इन अर्थव्यवस्थाओं के बाहरी व्यवस्थाओं के प्रति रुझान
बुनियादी तौर पर बदल गए। अब माना जाने लगा कि ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार करके ही विकास किया जा सकता है। इस कारण मुक्त व्यापार को पूर्ण रूप से अपनाना जरूरी माना गया। पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने के लिए वित्तीय खुलापन, मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता और मुक्त व्यापार की नीति महत्वपूर्ण मानी गई। पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने के लिए वित्तीय खुलापन, मुद्राओं की आपसी परिवर्तनीयता और मुक्त व्यापार, मुद्राओं का आपसी परिवर्तन, मुक्त व्यापार और वित्तीय खुलापन की नीति महत्वपूर्ण मानी गई। अंततः इस संक्रमण में सोवियत खेमे के देशों के बीच मौजूद व्यापारिक गठबंधनों को समाप्त कर दिया गया। खेमे के प्रत्येक देश को एक दूसरे से जोड़ने की जगह सीधे पश्चिमी मुल्कों से जोड़ा गया। इस खेमे के प्रत्येक देश को एक दूसरे से जोड़ने की जगह सीधे पश्चिमी मुल्कों से जोड़ा गया। इस तरह धीरे धीरे इन देशों को पश्चिमी अर्थतंत्र में समाहित किया गया। पश्चिमी दुनिया के पूंजीवादी देश अब नेता की भूमिका निभाते हुए, यानी पश्चिमी दुनिया के पूंजीवादी देश थे, वे अब नेता की भूमिका निभाते हुए अपनी विभिन्न एजेंसियों और संगठनों के सहारे इस खेमे के देशों के विकास का मार्गदर्शन और नियंत्रण करेंगे। ये तो शॉक थेरेपी थी। अब शॉक थेरेपी के परिणाम क्या रहे? 1990 में अपनाई गई शॉक थेरेपी जनता को उपभोग के उस आनंद लोक तक नहीं ले गई जिसका उसने वादा किया था। यानी जो 1990 में शॉक थेरेपी अपनाई गई थी, जनता को उपभोग के उस आनंद लोक तक, उपभोग करना, वस्तुओं का प्रयोग करना, आधुनिक वस्तुओं का प्रयोग करेंगे, इस तरह का आनंद लोक तक नहीं ले गई जिसका उसने वादा किया था शॉक थेरेपी ने, जो कि समाजवाद से संक्रमण था पूंजीवाद की तरफ। उसमें सोवियत संघ की संरचना को पूरी तरह बदला गया। सामूहिक फार्म को निजी फार्मों में बदल दिया गया। जो मिल्कियत जिसका स्वामित्व राज्य के नियंत्रण में होता था, निजी हाथों में पहुंचाया गया। अमूमन शॉक थेरेपी से पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस-नहस हो गई थी। सोवियत संघ शॉक थेरेपी से पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था तहस-नहस यानी नष्ट हो गई और इस क्षेत्र की जनता को बर्बादी की मार झेलनी पड़ी। रूस में पूरा का पूरा राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा चरमरा उठा। लगभग 90% उद्योगों को निजी हाथों या कंपनियों को बेचा गया। जो राज्य नियंत्रित औद्योगिक ढांचा था वो चरमरा गया बिल्कुल, और लगभग 90% उद्योगों को निजी हाथों और कंपनियों को बेचा गया। आर्थिक ढांचे का यह पुनर्निर्माण चूंकि सरकार द्वारा निर्देशित औद्योगिक नीति के बजाय बाजार की ताकतें कर रही थी, इसलिए यह कदम सभी उद्योगों को मोटिवेट करने वाला साबित हुआ। इसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस घटना को सबसे बड़ी कौन सी सेल के नाम से जाना जाता है? गराज सेल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि महत्वपूर्ण उद्योगों की कीमत कम से कम करके आंकी गई और उन्हें औने पौने दामों में बेच दिया गया। सभी साथी ध्यान देंगे, लगभग 90% उद्योगों को निजी हाथों या कंपनियों को बेचा गया। आर्थिक ढांचे का यह पुनर्निर्माण चूंकि सरकार द्वारा निर्देशित औद्योगिक नीति के बजाय बाजार की ताकतें कर रही थी, इसलिए यह कदम सभी उद्योगों को मोटिवेट करने वाला साबित हुआ। इसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल के नाम से जाना जाता है, क्योंकि महत्वपूर्ण उद्योगों की कीमत कम से कम करके आंकी गई और उन्हें औने पौने दामों में बेच दिया गया। हालांकि इस महाबिक्री में भाग लेने के लिए सभी नागरिकों को अधिकार पत्र दिए गए थे। जब गराज सेल चल रही थी तो सभी नागरिकों को इस बिक्री में भाग लेने के लिए अधिकार पत्र दिए गए थे, लेकिन अधिकांश नागरिकों ने अपने अधिकार पत्र काला बाजारियों के हाथों बेच दिए, क्योंकि उन्हें धन की ज़रूरत थी। रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में नाटकीय ढंग से गिरावट आई। मुद्रास्फीति इतनी ज़्यादा बढ़ी, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ी कि लोगों की जमा पूंजी जाती रही। रूसी मुद्रा रूबल है और रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में नाटकीय ढंग से गिरावट आई।
मुद्रास्फीति को इतनी ज़्यादा बढ़ गई, महंगाई इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि लोगों की जमा पूंजी जाती रही। ये कार्टून दिखा रहा है कि मुझे आघात तो दिख रहा है, लेकिन उपचार कहाँ है? हम इतने बड़े बड़े जुमलों में क्यों बोलते हैं? रूस में कुल 1,500 बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान थे। 1,500 बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान थे रूस में, जिनमें से लगभग आधे शॉक थेरेपी के परिणाम स्वरूप दिवालिया